Hello everyone, my name is Yamini Thukral and I welcome you to Adda 24/7 School। तो बच्चों इकोसिस्टम के अंदर चैप्टर 14 के अंदर हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है। इकोलॉजिकल सक्सेशन इज द एक्वायरिंग ऑफ द फाइनल क्लाइमेक्स कम्युनिटी इन अ पर्टिकुलर निश और एन एनवायरमेंट। जब हमें क्लाइमेक्स कम्युनिटी मिल जाती है कि ये चीज यहीं पे ग्रो करेगी, यहीं पे फ्लरिश करेगी या फिर ये चीज यहीं पे रहेगी, उसको हम लोग इकोलॉजिकल सक्सेशन बोलते हैं। उसके पूरे प्रोसेस को टू अक्वायर दैट क्लाइमेक्स कम्युनिटी, हम उससे जो बोलते हैं उस प्रोसेस को इकोलॉजिकल सक्सेशन बोलते हैं। तो आज हम इस चैप्टर का लास्ट सब टॉपिक देखने जा रहे हैं जो कि है हमारा न्यूट्रिएंट साइक्लिंग एंड इकोलॉजिकल सर्विसेज। तो न्यूट्रिएंट साइकिल देखेंगे और इकोलॉजिकल सर्विसेज क्या होती है, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एनसीईआरटी क्वेश्चंस करके इस चैप्टर को वाइंड अप कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो न्यूट्रिएंट साइकिल, द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स सच एज कार्बन, nitrogen, phosphorus, calcium, etc. present in the soil at any given time is referred to as the standing state। जब हमारे पास standing state की definition आती है तो हमें ये definition याद रखनी है कि the amount of nutrients कोई भी हो, चाहे कार्बन हो, नाइट्रोजन हो, फॉस्फोरस हो, which are present in a soil at a given time, एक given time पे जब हम इन सब न्यूट्रिएंट्स को देखते हैं कि वो सॉइल में मौजूद होते हैं, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टैंडिंग स्टेट बोलते हैं। ठीक है। सो इट इज डिफरेंट इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ सीजन्स। डिफरेंट सीजन्स में जो है ये न्यूट्रिएंट्स वेरी करते रहते हैं और अलग अलग इकोसिस्टम के अंदर भी ये वेरी करते रहते हैं कि किसी इकोसिस्टम के अंदर कौन सा न्यूट्रिएंट ज्यादा होगा, दूसरे इकोसिस्टम में दूसरा न्यूट्रिएंट ज्यादा होगा। तो वही हमें इसके अंदर बताया है कि एक्चुअल में स्टैंडिंग स्टेट का मतलब क्या होता है। जब हम स्टैंडिंग स्टेट के मतलब की बात करते हैं तो स्टैंडिंग स्टेट का मतलब यही होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे हमारे पास जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो सॉइल में कितने अवेलेबल है, कितने ज्यादा अवेलेबल है, तो वो हमारा स्टैंडिंग स्टेट आ जाता है। और ये डिफरेंट होता है इन डिफरेंट इकोसिस्टम। अगर आप बोलो कि एक्वेटिक इकोसिस्टम और टेरेस्ट्रियल के अंदर हमारे पास ये सेम हो, तो वो सेम नहीं होता है, वो डिफरेंट होता है कि अमाउंट ऑफ फॉस्फोरस किसी एक में ज्यादा होगा, किसी एक में कम होगा, और हर सीजन में डिफर करेगा कि विंटर्स में कुछ ज्यादा है, समर्स में कुछ ज्यादा है, स्प्रिंग में कुछ ज्यादा है, ऑटम में कुछ ज्यादा है। तो उस हिसाब से जो है ये वेरी करता रहता है जो हमारी स्टैंडिंग स्टेट होती है। So the movement of nutrient elements through the various components of an ecosystem, it is known as the nutrient cycling। अब जो ये हमने देखा कि न्यूट्रिएंट्स हमारे स्टैंडिंग स्टेट में मौजूद है ना, हमने ये देख लिया कि न्यूट्रिएंट्स हमारे स्टैंडिंग स्टेट में मौजूद है, पर इनकी साइक्लिंग, जो इन न्यूट्रिएंट्स का मूवमेंट होता है अक्रॉस द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ अ इकोसिस्टम, दैट इज नोन एज द न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। द मूवमेंट ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स, जब इन न्यूट्रिएंट्स का मूवमेंट होता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट साइक्लिंग बोलते हैं। और इसे और भी हम क्या बोल सकते हैं? इसे हम लोग बायोजियोकेमिकल साइक्लिंग भी बोल सकते हैं। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग एंड बायोजियोकेमिकल साइक्लिंग, हम इसे यही बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या है जब हमारे पास आएगा कि न्यूट्रिएंट साइक्लिंग क्या होती है? द मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स थ्रू द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम कौन कौन से होते हैं? बायोटिक एंड एबायोटिक। ये दोनों कंपोनेंट्स से जब न्यूट्रिएंट्स मूव करते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं न्यूट्रिएंट साइक्लिंग या फिर बायोजियोकेमिकल साइक्लिंग। तो दो टाइप की न्यूट्रिएंट साइक्लिंग होती है हमारी, गैसियस जो कि एटमॉस्फेयर के अंदर एग्जिस्ट करती है, और सेडिमेंट्री जो कि अर्थ के क्रस्ट में। क्योंकि सेडिमेंट्री रॉक्स हमारी कहाँ पे होती है? हमारी अर्थ की क्रस्ट में मौजूद होती है, इसलिए उन साइकिल्स को हमने नाम दिया है सेडिमेंट्री साइक्लिंग। और जो गैसियस होती है वो हमारी एटमॉस्फेयर के अंदर होती है, इसलिए हमने उसे क्या नाम दिया? उसे हमने नाम दिया है गैसियस का। तो दो टाइप की न्यूट्रिएंट साइक्लिंग है, गैसियस एंड सेडिमेंट्री। और इस न्यूट्रिएंट के मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट के मूवमेंट को हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट साइक्लिंग या फिर बायोजियोकेमिकल साइक्लिंग। So the environmental factors like the soil, moisture, pH, temperature, they regulate the rate of release of nutrients into the atmosphere। तो अगर हम बोलें कि external factors इसमें काम नहीं करते, नहीं, external factors इसके अंदर काम करते हैं, जैसे कि soil, moisture, pH, temperature, ये सारी की सारी चीज़ें जो है रेगुलेट करती है कि कौन से न्यूट्रिएंट्स हमारे एटमॉस्फेयर में रिलीज होंगे और कौन से नहीं होंगे। So the function of the reservoir is to meet with the deficit which occurs due to the imbalance in the rate of influx and efflux। पहले हम influx और efflux का मतलब जान लेते हैं। influx, अगर हम वर्ड को तोड़े तो हमारे पास दो में आ जाएगा। influx मतलब taking in, efflux मतलब giving out।
टेकिंग इन, गिविंग आउट। तो हमने जब वर्ड को दो में तोड़ा तो हमें पता चल गया ना कि इन का मतलब होता है टेकिंग इन, एफ्लक्स मतलब गिविंग आउट, बाहर हम उसे फेंक रहे हैं। सो जब हमारा इनफ्लक्स और एफ्लक्स के बीच में बैलेंस नहीं बनता, जैसे न्यूट्रिएंट जितना आ रहा है उससे ज्यादा अगर जा रहा है, या फिर जितना ज्यादा आ रहा है उससे कम जा रहा है, तो मतलब उन दोनों के बीच में अगर इम्बैलेंस रहता है तो उसका जो है फंक्शन रिजर्वॉयर पूरा करता है। एक रिजर्वॉयर होता है जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स का सारा रिजर्वेशन होता है, तो वो रिजर्वॉयर इन्हीं इम्बैलेंसेस को ओवरकम करने के लिए बनाया जाता है कि कभी भी इन केस ऐसे इम्बैलेंसेस हो इनफ्लक्स और एफ्लक्स के बीच में, तो क्या करना है, तो वो रिजर्वॉयर ही काम करता है। तो वो रिजर्वॉयर ही काम करता है और वो एक्सेस जो न्यूट्रिएंट्स या फिर जो डेफिशिएट है न्यूट्रिएंट्स के अंदर, या तो इनफ्लक्स में या फिर एफ्लक्स में कहीं भी अगर डेफिशिएट चल रहा है, तो उस डेफिशिएट को पूरा करने के लिए उसी रिजर्वॉयर से हमारे न्यूट्रिएंट्स आते हैं। और जो हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वो ही हमारा रिलीज और क्या बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, इन दोनों में हेल्प करता है न्यूट्रिएंट्स की। ठीक है, सो सबसे पहले हमारी कार्बन साइकिल, हम दो ही साइकिल्स पढ़ेंगे, कार्बन एंड फॉस्फोरस साइकिल। ठीक है, सो द कार्बन साइक्लिंग इट अकर्स थ्रू द एटमॉस्फेयर, ओशियन एंड लिविंग एंड डेड ऑर्गेनिजम्स। तो हमें कार्बन कहां से मिलता है, एटमॉस्फेयर, ओशियन, लिविंग एंड डेड ऑर्गेनिजम्स। ओके, सो मोस्ट ऑफ द कार्बन इट इज फिक्स्ड बाय द प्लांट्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हमने देखा है कि फोटोसिंथेसिस के अंदर प्लांट्स लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और रिलीज करते हैं ऑक्सीजन, और हम लोग जो एनिमल्स हैं वो लेते हैं ऑक्सीजन और रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, यही प्रोसीजर चलता है। तो आप देख सकते हो कि अगर हमने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा है तो प्लांट उन्हें यूज कर रहे हैं, है ना। हमने अगर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा है तो प्लांट्स उन्हें यूज कर रहे हैं। तो इससे एक बैलेंस बना हुआ है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर रहे हैं, या फिर हम जो है ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर रहे हैं, वो ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है, एक साइकिल चलती रहती है ना, एक साइकिल चलती रहती है जिससे कि ऑक्सीजन डेफिशिएंसी नहीं होती है। And returns to the atmosphere in the form of carbon dioxide during respiration, the burning of wood, forest fire and combustion of the organic matter, fossil fuel, volcanic activity. They are also other sources of releasing carbon dioxide. तो हमारे और सारे सोर्सेज क्या हैं कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करने के, बर्निंग ऑफ वुड, फॉरेस्ट फायर, कंबशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, फॉसिल फ्यूल, वोल्केनिक एक्टिविटी, ये सारे के सारे हमारे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, किसमें, एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं। और ऊपर से प्लांट्स भी रेस्पिरेशन के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड ही रिलीज करते हैं। तो हम ये देख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का कितना ज्यादा हमारे इसमें रहता है अमाउंट, कितनी ज्यादा क्वांटिटी में कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर रहती है ना, क्योंकि सब अल्टीमेटली जो है कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। प्लांट्स बस फोटोसिंथेसिस के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड को यूज अप करते हैं, अदरवाइज वो भी कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज ही करते हैं। तो ये हमारी कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल, कार्बन साइकिल, बेसिकली नॉट कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल, हम इसे कार्बन साइकिल बोलेंगे। सो हमारा जो ये है डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स, सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे एटमॉस्फेयर में होती है, इट इज एक्सेप्टेड बाय द प्लांट्स फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिक कार्बन निकलती है, एनिमल रेस्पिरेशन से भी वो बाहर आती है, रूट रेस्पिरेशन से, प्लांट रेस्पिरेशन से भी हमारी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, ऑटो एंड फैक्ट्री एमिशन से भी हमारी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, डेड ऑर्गेनिजम्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट से भी हमारी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। तो इसमें आप देख सकते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड सबसे रिलीज हो रही है और वो बस एक फोटोसिंथेसिस के अंदर ही जो है फिक्स हो रही है, वो एक फोटोसिंथेसिस के अंदर ही फिक्स हो रही है। तो हम ये देख सकते हैं, तो ये हमारा पूरा का पूरा प्रोसेस रहता है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन साइकिल का। कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सिंग कैसे होती है कि बस एक प्लांट्स के अंदर जो है वो जाती है, बाकी सारे के सारे उसे रिलीज करते हैं, चाहे वो डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स हो, चाहे वो डेड ऑर्गेनिजम्स हो, चाहे वेस्ट प्रोडक्ट्स हो, चाहे हमारी रूट रेस्पिरेशन हो, हर तरीके से हमारी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है। ऑटो एंड फैक्ट्री एमिशन सब में हमारी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, और बस एक फोटोसिंथेसिस ही ऐसा है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड सारी की सारी एब्जॉर्ब होके एक बैलेंस मेंटेन किया हुआ है ना। हमारी जो फोटोसिंथेसिस है उसने एक बैलेंस मेंटेन किया हुआ है। तो ये हमारी कार्बन साइकिल, आप इसकी एक बारी पिक्चर क्लिक कर लो जिससे कि आपको याद रहे। ठीक है, सो द नेक्स्ट साइकिल इज द फॉस्फोरस साइकिल। जो नेचुरल रिजर्वॉयर है फॉस्फोरस का वो क्या है, हमारी रॉक्स है,
क्योंकि उसके अंदर फॉस्फोरस होती है इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट्स। रॉक के अंदर ही हमारे जो है फॉस्फेट्स मौजूद होते हैं, तो फॉस्फोरस इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट इट इज प्रेजेंट इन द रॉक। सो ऑन वेदरिंग माइन्यूट अमाउंट ऑफ फॉस्फेट दे डिसॉल्व इन सॉइल सॉल्यूशन एंड दे आर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट ऑफ द प्लांट। सो जब रॉक्स की वेदरिंग हो रही होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब रॉक्स की वेदरिंग हो रही होती है तो उस टाइम पे वो फॉस्फेट निकल के सॉइल के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं और प्लांट्स की रूट जो है उन्हें एब्जॉर्ब कर लेती है। सो द वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म दे आर डिकम्पोज बाय बैक्टीरिया टू रिलीज फॉस्फोरस। जो भी डेड ऑर्गेनिज्म से हमारे वेस्ट प्रोडक्ट आते हैं वो भी बैक्टीरिया से डिकम्पोज होकर क्या रिलीज करते हैं, फॉस्फोरस रिलीज करते हैं। द गैसियस एक्सचेंज बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड द एनवायरनमेंट इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू कार्बन। कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन, ये दो ही हमारी मेन गैसेस है विच आर इन्वॉल्व इन द गैसियस एक्सचेंज। जब फॉस्फोरस की बात आती है तो क्या ये गैसियस एक्सचेंज के अंदर इंपॉर्टेंट है? नहीं, ये गैसियस एक्सचेंज के अंदर इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हमारी जो दो मेन गैसेस इन्वॉल्व होती हैं वो होती हैं कार्बन एंड ऑक्सीजन, और इनका जो होता है अमाउंट जो होता है नेग्लिजिबल होता है एज कंपेयर टू कार्बन। जो ये दोनों हैं, ये गैसेस बहुत ज़्यादा ही अमाउंट में एक्सचेंज होती हैं, पर फॉस्फोरस इतना अमाउंट में एक्सचेंज नहीं होता। तो फॉस्फोरस साइकिल अगर रॉक्स के अंदर मौजूद है तो क्या मैं इसे सेडिमेंट्री साइकिल बोल सकती हूँ? कार्बन तो हमारे एटमॉस्फेयर में है, ये हमारी क्या है, सेडिमेंट्री साइकिल है, क्योंकि ये रॉक्स के अंदर मौजूद है, क्योंकि ये रॉक्स के अंदर मौजूद है। तो ये है हमारा पूरा का पूरा फॉस्फोरस साइकिल का। अब इसमें आप देख सकते हो, इसमें आप देख सकते हो वेदरिंग ऑफ द फॉस्फेट रॉक जनरेट करता है हमारे फॉस्फेट इन द सॉइल आ जाते हैं, ठीक है। प्लांट्स भी जो है, जो डीकम्पोजर्स होते हैं वो भी हमारे फॉस्फेट इन द सॉइल रिलीज करते हैं। उसके अंदर लीचिंग होती है, सेडिमेंटेशन, इट फॉर्म्स द न्यू रॉक्स। लीचिंग के बाद हमारे जो है वो वाटर के अंदर चले जाते हैं, जो फॉस्फेट्स होते हैं वो डिसॉल्व फॉस्फेट्स की फॉर्म में वाटर के अंदर चले जाते हैं। और वैसे ही जब प्लांट्स के अंदर फॉस्फेट ऐड होते हैं थ्रू द रूट्स, वो भी क्या होते हैं, फार्मिंग में रन ऑफ के थ्रू जो है पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं और वो फिर अल्टीमेटली डेट्राइटस के अंदर चले जाते हैं। किसके अंदर? डेट्राइटस के अंदर चले जाते हैं। तो इसमें आप देख सकते हो कि इसका एनवायरनमेंट से कोई लेना देना नहीं है, है ना, ये एटमॉस्फेयर से कोई होनी नहीं, सिर्फ अंदर ही अंदर जो है इनके अंदर हो रहा है कि यहाँ पे वेदरिंग हुई फॉस्फेट रॉक की, उसके अंदर से क्या निकले, हमारे फॉस्फेट्स निकले, या फिर हमारे डीकम्पोजर्स ने जब डीकम्पोज किया उनके अंदर से फॉस्फेट निकले, ठीक है। एनिमल्स को डीकम्पोज करके फॉस्फेट निकले, उनके अंदर जब लीचिंग हुई, जो भी फॉस्फेट हमारे आए हैं उनके अंदर जब लीचिंग हुई उससे हमारी न्यू रॉक्स बनी और वो जो है ओशंस के अंदर जाके डिसॉल्व फॉस्फेट की फॉर्म में बैठ गए, ठीक है। या फिर जो प्लांट्स की रूट ने जो भी हमारे फॉस्फेट्स एब्जॉर्ब किए थे वो जब सरफेस रन ऑफ हुआ पानी से तो वो भी जाके पानी के अंदर डिसॉल्व फॉस्फेट की फॉर्म में बैठ गए और उन दोनों ने अल्टीमेटली क्या बनाया, हमारा डेट्राइटस बनाया। तो इसके अंदर आप देख सकते हो कि सिर्फ रॉक के अंदर ही हो रहा है, एटमॉस्फेयर के अंदर हमारा जो है फॉस्फोरस आ ही नहीं रहा है, एटमॉस्फेयर के अंदर हमारा फॉस्फोरस आ ही नहीं रहा है। हमारे जो है बेसिकली सब कुछ रॉक के अंदर ही हो रहा है, सब कुछ रॉक के अंदर ही हो रहा है। जैसे ही न्यू रॉक बनेगी फिर से वही जियोलॉजिकल अपलिफ्ट होगा, वेदरिंग होगी, फिर वही आ जाएगा फॉस्फेट इन द सॉइल, लीचिंग, देन डिसॉल्व फॉस्फेट, फिर डेट्राइटिस, फिर न्यू रॉक, फिर उसके बाद में फिर वही वेदरिंग, और ये वाला प्रोसेस हमारा चलता रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा होता है फॉस्फोरस साइकिल। इसकी एक बार आप स्निप ले लो जिससे कि आपको याद रहेगी फॉस्फोरस साइकिल के अंदर क्या होता है। एक बार इसकी स्निप ले लीजिए। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो इस चैप्टर का लास्ट सब टॉपिक है वो है हमारा इकोसिस्टम सर्विसेज। सो द प्रोडक्ट्स ऑफ द इकोसिस्टम प्रोसेसेस दे आर नोन एज द इकोसिस्टम सर्विसेज। जो सर्विस हमें इकोसिस्टम प्रोवाइड करता है, मतलब जो प्रोडक्ट्स हमें इकोसिस्टम प्रोवाइड करता है उसे हम लोग इकोसिस्टम सर्विसेज बोलते हैं। सिंपल, इसका नाम ही बता रहा है कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी। इकोसिस्टम सर्विसेज आर द प्रोडक्ट्स प्रोवाइडेड बाय द इकोसिस्टम। सो द हेल्दी फॉरेस्ट इकोसिस्टम प्योरिफाइज एयर एंड वाटर। सबसे पहला इसका ये होता है, जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम है हमने बोला है ना कि वो एयर प्योरीफायर की तरह, नेचुरल एयर प्योरीफायर की तरह ही काम करता है और वाटर को भी वो फिल्टर आउट करता है, ठीक है। इट मिटिगेट्स फ्लड्स एंड ड्रॉट्स। ये फ्लड्स एंड ड्रॉट्स से ओवरकम करने में मदद करता है। मतलब अगर प्लांट्स मौजूद है, आप देखो यहाँ पे अगर ट्रीज है, ये ट्रीज की हमारी रूट्स है ना, ये ट्रीज की हमारी रूट्स है, तो ये हमारी सॉइल हो गई। तो इट हेल्प्स इन होल्डिंग द सॉइल। जो इसकी रूट्स हैं दे होल्ड द सॉइल, कि जैसे ही कोई फ्लड आएगा ये सॉइल को होल्ड करके रखेंगे और फ्लड जो है वहीं पर रुक जाएगा, वो आगे जो है सॉइल को बहाता हुआ नहीं लेके जाएगा। सो इट मिटिगेट्स फ्लड्स एंड द ड्रॉट्स,
ठीक है, ड्रॉट्स के टाइम पे इसमें जो रूट्स में है ये पानी प्रोवाइड कर देता है क्योंकि प्लांट के अंदर अपनी वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी होती है। इट साइकल्स द न्यूट्रिएंट्स, जैसे हमने देखा कि फॉरेस्ट से हमारी कार्बन भी आ रही है और फॉस्फोरस भी हो रहा है। देन जनरेट्स फर्टाइल सॉइल, न्यूट्रिएंट्स ऐड करता है तो हमारी सॉइल जो है फर्टाइल हो जाती है। वाइल्ड लाइफ का हैबिटेट बनाता है और मेंटेन करता है बायोडाइवर्सिटी को। और भी एन नंबर ऑफ फंक्शंस है, बट ये कुछ मेन फंक्शंस है जो हमें इकोसिस्टम, जो सर्विसेज, जो प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करता है वो ये है कि हेल्दी फॉरेस्ट इट प्योरिफाइज द एयर, वाटर, it mitigates the floods, droughts, it cycles the nutrients, generates a fertile soil, provide wildlife habitat, maintain biodiversity and so on. Okay, so researchers, they have put an average price tag of $33 trillion a year on these fundamental ecosystem services which are taken granted because they are free, although its value is twice the global gross national product. तो इसके ऊपर क्या है, एवरेज प्राइस टैग, जो इकोसिस्टम हमें सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जो प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है, उसकी एवरेज एक प्राइस टैग लगाई गई है $33 ट्रिलियन की, ठीक है, जो कि हम लोग टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं और हम लोग जो है, हम लोगों को वो फ्रीली अवेलेबल होती है तो हमें उसकी एक वैल्यू नहीं है। पर अगर हम उसकी वैल्यू लगाने पे आए तो अप्रोक्सीमेटली इतनी वैल्यू लग रही है फॉर एन ईयर, एक साल के लिए हमारी इतनी वैल्यू है। तो आप सोच सकते हो हम जितने साल यूज करेंगे उसकी कितनी वैल्यू होगी, है ना। पर हम लोग इसे जो है ग्रांटेड लेते हैं, टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, और क्योंकि ये हमें फ्रीली अवेलेबल होती है हम ऐसे बिहेव करते हैं। सो हम लोगों को क्या करना है, इकोसिस्टम को कभी भी टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सहारा लेना है और हमेशा जो चीजें हमें नेचर फ्री में प्रोवाइड कर रही है उसकी वैल्यू करनी है। तो ये था हमारे सारे सब टॉपिक्स के बारे में। एक बारी हम क्विकली जो है चैप्टर की समरी देख लेते हैं, देन फिर हम जो थोड़े से क्वेश्चंस करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग एनसीईआरटी क्वेश्चंस करके इस चैप्टर को वाइंड अप कर देंगे। इसी चैप्टर के पिछले सब टॉपिक्स के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट के अंदर जा सकते हैं। सो एन इकोसिस्टम, इट इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर एंड इट कंप्राइजेस एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स। तो ये हमने देख लिया था कि इकोसिस्टम जो होते हैं स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है नेचर का, और उसके अंदर मेनली कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक। सो एबायोटिक कंपोनेंट्स, दे आर इनऑर्गेनिक मटेरियल्स लाइक एयर, वाटर, सॉइल, ठीक है। जबकि बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, हमारे प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डीकम्पोजर्स, जैसे कि हमने देखे थे। बायोटिक कंपोनेंट्स मतलब दे आर द लिविंग कंपोनेंट्स एंड एबायोटिक दे आर द इनऑर्गेनिक मटेरियल्स एंड द नॉन लिविंग थिंग्स लाइक द एयर, वाटर, सॉइल, टेम्परेचर, पीएच, एवरीथिंग। ओके, so each ecosystem has characteristic physical structure resulting from interaction amongst abiotic and biotic components। अब एक ecosystem के अंदर अगर abiotic और biotic components है वो आपस में interact भी करते हैं, है ना, वो interact करते हैं। so it has a characteristic physical structure because of this interaction, कि वो कैसे interact कर रहे हैं between the biotic components and between the abiotic and biotic components। so the species composition and stratification, they are the two main structural features of an ecosystem। Based on the source of nutrition, every organism it occupies a place in an ecosystem। तो जैसे हम लोग यहाँ पे एक देखो environment के अंदर अपनी space occupy की हुई है, जैसे हम किसी organization को join करके स्पेस एक्वायर करते हैं, वैसे हम किसी कॉलेज में जाके भी हमारे कोई ना कोई क्लास होती है, रोल नंबर होता है ना। वैसे ही स्पीशीज भी जो है इकोसिस्टम के अंदर कहीं ना कहीं स्टैंड करती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर न्यूट्रिशन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रोफिक लेवल बोलते हैं। So productivity, decomposition, energy flow and nutrient cycling, they are the four major components of the ecosystem। Productivity क्या होती है, it is the production, it is the rate of production of the biomass। दो तरीके की होती है, प्राइमरी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्रॉस होती है जिसके अंदर हम लोग टोटल बायोमास प्रोडक्शन देखते हैं, उसके अंदर से हम रेस्पिरेटरी लॉसेस को माइनस नहीं करते हैं। पर नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी वो प्रोडक्टिविटी होती है जो कि अवेलेबल बायोमास होता है फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस द रेस्पिरेटरी लॉसेस। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज द रेट ऑफ कैप्चर ऑफ सोलर एनर्जी और बायोमास प्रोडक्शन ऑफ द प्रोड्यूसर्स एंड इट इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, ग्रॉस एंड नेट। तो हमारी मेन जो हमें देखनी पड़ती है वो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी देखनी पड़ती है, क्योंकि इसके अंदर हमारा क्या होता है, लॉसेस भी माइनस होते हैं। सो द रेट ऑफ कैप्चर ऑफ सोलर एनर्जी और द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर, इट इज नोन एज द जीपीपी। एनपीपी इज द रिमेनिंग बायोमास ऑफ द एनर्जी लेफ्ट आफ्टर यूटिलाइजेशन ऑफ द प्रोड्यूसर्स।
सो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है? इट इज द रेट ऑफ एसिमिलेशन ऑफ द फूड एनर्जी बाय द कंज्यूमर्स. इन डीकम्पोजिशन द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ डेट्राइटिस दे आर कन्वर्टेड टू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इनऑर्गेनिक मैटर, न्यूट्रिएंट्स बाय द डीकम्पोजर्स. सो डीकम्पोजिशन के अंदर क्या होता है? हमारा फ्रैगमेंटेशन होता है डेट्राइटिस का, लीचिंग होता है एंड देन फाइनली कैटाबॉलिज्म होता है. तो कोई भी डेड या डिकेइंग ऑर्गेनिज्म होता है उसके ऊपर जब दूसरा ऑर्गेनिज्म फीड कर रहा होता है उसको डीकम्पोज करने के लिए, उस प्रोसेस को हम लोग डीकम्पोजिशन बोलते हैं. उससे हमारे एनवायरनमेंट के अंदर न्यूट्रिएंट्स दोबारा से ऐड हो जाते हैं. So the energy flow, it is unidirectional. सबसे पहले plants they capture the solar energy and then the food it is transferred from the producers to the decomposers. Organisms of different trophic level in nature they are connected to each other by the food energy relationship forming a food chain. तो हमारे जो organisms हैं different trophic levels के वो आपस में connected हैं by the help of food or energy and they form a food chain. The storage and the movement of nutrient elements through the various components of the ecosystem it is known as the nutrient cycling. So जो storage होती है, जो movement होती है nutrient elements की in a various components of ecosystem that is known as the nutrient cycling. जैसे कि अभी हमने देखा कि nutrients जो है they are repeatedly used through the process and they are repeatedly formed. So nutrient cycling it is of two types, gaseous and sedimentary. दो टाइप की होती है, gaseous and sedimentary. Atmosphere और hydrosphere it is the reservoir for the gaseous type. ठीक है, जबकि अर्थ क्रस्ट जो है इट इज द रिजर्वोयर फॉर दी सेडिमेंट्री. जब हमारा इनफ्लक्स और एफ्लक्स के बीच में गैसेस की जो है थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है तो यही रिजर्वोयर्स जो है उनको बैलेंस करने का काम करते हैं. सो द प्रोडक्ट्स ऑफ द इकोसिस्टम प्रोसेसेस दे आर नोन एज द इकोसिस्टम सर्विसेज, दैट इज द प्यूरिफिकेशन ऑफ एयर, वाटर, बाय द फॉरेस्ट. The biotic community it is dynamic and it undergoes changes with the passage of time. These changes these are sequentially ordered and they constitute the ecological succession. जब हम ecological succession की बात करते हैं तो इसके अंदर जो biotic community है उसके अंदर जो changes आते हैं जिससे कि वो एक climax community acquire करती है उसको हम लोग ecological succession बोलते हैं. So its succession it begins with the invasion of a bare lifeless area. Succession हमारा कैसे start होता है कि एक बेयर एरिया के ऊपर क्या होता है, लाइफ स्टार्ट होती है. एक बेयर एरिया के ऊपर लाइफ स्टार्ट होती है जिससे कि अल्टीमेटली हमारी क्या बन जाती है, क्लाइमेक्स कम्युनिटी बन जाती है. सो द क्लाइमेक्स कम्युनिटी इट रिमेन्स स्टेबल एज लॉन्ग एज द एनवायरनमेंट रिमेन्स अनचेंज. तो जो कम्युनिटीज एक जगह पे आती हैं वो बाहर के एनवायरनमेंट से इन्फ्लुएंस होती हैं. तो जैसे जैसे बाहर का एनवायरनमेंट रहेगा वैसे वैसे वो रहेंगी. तो वही उसी हिसाब से जो है अगर क्लाइमेक्स कम्युनिटी स्टेबल होना चाहती है तो बाहर के एनवायरनमेंट को भी स्टेबल होना पड़ेगा. तो ये था हमारा पूरा चैप्टर इकोसिस्टम. तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस करेंगे. सो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द सॉइल एट अ गिवन टाइम कॉल्ड ए स्टैंडिंग स्टेट, बी स्टैंडिंग स्टेट, सी मूविंग स्टेट या फिर डी टोटल स्टेट. इसमें ए बी दोनों के दोनों सेम आ गए हैं. तो स्टैंडिंग स्टेट, मूविंग स्टेट या फिर टोटल स्टेट, इन तीनों में से क्या होगा करेक्ट आंसर?